आखिरकार गर्मियों का मौसम खत्म हुआ। आज का मौसम काफी अच्छा हो रहा है। लगता है कुछ देर में बारिश होने वाली है। एक काम करती हूँ, आज नाश्ते में सबके लिए कटलेट बना देती हूँ। इतने अच्छे मौसम में अच्छा नाश्ता करेंगे तो सबका मूड भी काफी अच्छा होगा। अंजलि नाश्ते में कटलेट बनाकर लाती है। क्या बात है भाभी, आज तो आपने नाश्ते में कटलेट बनाए हैं। वैसे आप लोगों ने अभी तक नहाया क्यों नहीं? आप सब रात के कपड़ों में ही है अभी तक। अरे भाभी, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ना, और हम सभी को बारिश में नहाना काफी पसंद है। इसलिए हम सब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम को देखकर लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी और फिर हम सब बारिश में ही नहा लेंगे। बारिश अगर रात के 12 बजे होगी तो क्या आप लोग 12 बजे जाकर नहाएंगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं, अगर 12 बजे भी बारिश होगी तो हम लोग नहा लेंगे। सुबह से रात हो जाती है लेकिन किसी ने अभी तक नहाया नहीं होता। खाना खाने के बाद सब लोग अब अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। घड़ी में तकरीबन रात के 12 बज रहे होते हैं कि तभी अंजलि, अंजलि उठो ना। क्या हुआ? सोने दो ना, क्यों आधी रात में परेशान कर रहे हो? अरे बाबा, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ और मेरे साथ छत पर चलो। क्या छत पर? लेकिन क्यों? अरे कितने सवाल करती हो तुम, उठो तो सही पहले। मनोज अंजलि को छत पर ले जाता है। अंजलि जैसे ही छत पर जाती है तो छत का नजारा देख उसकी नींद पूरी की पूरी उड़ जाती है। अंजलि के सभी ससुराल वाले रात के 12 बजे बारिश में छत पर नहा रहे होते हैं। हे भगवान, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रात के 12 बज रहे हैं और आप सब लोग इस तरह छत पर बारिश में नहा रहे हैं। अरे रात के 12 बजे बारिश में कौन नहाता है? भाभी, मैंने कहा तो सही था आपसे कि अगर रात के 12 बजे ही क्यों ना बारिश हो, लेकिन हम जरूर नहाएंगे। मुझे लगा मीरा तुम मजाक कर रही हो। लेकिन बहू, ये तो अब पता चल गया ना कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। चलो अब तुम भी जाकर नहा लो, काफी ठंडा ठंडा लग रहा है और फिर नींद भी अच्छे से आएगी। नहीं नहीं, आप लोग ही नहाएं। वो क्या है ना, मुझे बारिश में नहाना पसंद नहीं है। तकरीबन 1 घंटे पूरा परिवार रात में छत पर बारिश में नहाता है और फिर जैसे ही बारिश बंद होती है सब अपने अपने कमरों में आ जाते हैं। वहीं यही सब अंजलि को अभी तक काफी हैरान कर रहा था और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। भाभी, आपने मेरी बाइक की चाबी देखी है क्या? आकाश, तुम्हारी बाइक की चाबी मैंने तुम्हारे कमरे में ही रख दी थी, लेकिन तुम में से इतनी पसीने की बदबू क्यों आ रही है? लगता है तुम काफी टाइम से नहाए नहीं हो। हाँ भाभी, वो क्या है ना, 2 दिन से मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ लेकिन बारिश है कि हो ही नहीं रही। अब जब बारिश होगी तो मैं नहा लूंगा। ये भगवान, कैसा सड़ा हुआ देवर है मेरा। शरीर से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है और इसे है कि बारिश के आने का इंतजार है। अगर 2 मिनट और रही ना इसके पास तो कहीं मैं ना मर जाऊं इसकी बदबू से। अंजलि अब जैसे कपड़े धोने के लिए बाथरूम में घुसती है तो बाहर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख पूरे घर वाले अब बारिश में भीगने लगते हैं। ऐसे ही रात होती है और अब सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात में बारिश शुरू होती है तो मनोज फिर से अंजलि को अपने साथ छत पर ले जाता है, जहां सभी ससुराल वाले आधी रात यानी 12 बजे छत पर बारिश में नहा रहे होते हैं। आप लोग फिर से रात के 12 बजे बारिश में नहा रहे? अरे दिन में तो समझ में भी आता है, लेकिन रात के 12 बजे कोई बारिश में कैसे नहा सकता है? एक तो ये पहली बारिश है, ऊपर से आप लोग 12 बजे नहा रहे हैं। बीमार पड़ जाएंगे। और आप लोग तो शाम को बारिश में नहा लिए थे ना, तो फिर क्या जरूरत थी फिर से रात के 12 बजे बारिश में नहाने की? अरे बहू, तो बारिश का मौसम कौन सा साल भर रहता है? 2-3 महीनों के लिए ही तो आता है। हमारा तो मानना ये है कि जब जब बारिश हो तब तब नहाओ, रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे। और नहीं तो क्या, और बारिश में नहाने से टंकी का पानी भी बचता है और साथ ही साथ मोटर ना चलाने से बिजली भी। ये किन पागलों के घर में आ गई हूँ मैं? कहीं ये लोग पागल खाने से भागे हुए पागल तो नहीं है? ये भगवान। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? याद नहीं है आपको कि आज हम सबको कीर्तन में जाना है? आज तो बारिश ही नहीं हुई तो इसलिए हम में से कोई नहाया ही नहीं। अब बिना नहाए पूजा पाठ में थोड़ी ना जा सकते हैं। अगर 1 हफ्ते बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब आप लोग बिना नहाए रहेंगे। पता है ना, मिश्रा जी ने हमें 1 महीने पहले से इनविटेशन दे दिया था। वो क्या कहेंगे? अरे कुछ भी बहाना लगा देना, कह देना कि सबकी तबीयत खराब है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज रात में अक्सर 12 बजे पूरा परिवार बारिश में नहाकर पूरे घर को गीला गीला कर देता है, जिससे बहू, सीढ़ियों पर पानी पानी हो गया है और फर्श पर भी अच्छे से पोछा लगा देना, कहीं कोई फिसल ना जाए। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो आई थी मैं इस घर में शादी करके कि रात के 12 बजे मेरे ससुराल वाले नहाए और मैं रात 1 बजे घर की सफाई करूं। बार बार ससुराल वालों के नहाने की वजह से अब अंजलि को हर रोज ढेर सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे पूरा घर कपड़ों से ही भर जाता है। क्या भाभी, हॉल, कमरे, रसोई हर जगह आपने सूखने के लिए कपड़े डाल रखे हैं। ये तो घर कम धोबी घर ज्यादा दिख रहा है। रात के 12 बजे भूत चुड़ैलों की तरह छत पर नहाओगे तो कपड़े तो निकलेंगे ही ना। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं तो तुम बाहर से आई हो ना, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ।
साफ सफाई और कपड़े धोने के साथ साथ अपने ससुराल वालों की फरमाइश पर अब अंजलि को रात के 12 बजे चाय पकौड़े बनाने पड़ते हैं। मेरी नींद खराब कर रात के 12 बजे मुझसे पकौड़े बनवा रहे हैं, वो भी अलग अलग वैरायटी के। मन तो करा इनके पकौड़ों में जमाल गोटा मिला दो, लेकिन फिर जो गंदगी करेंगे वो भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अंजलि अपने ससुराल वालों के रात के 12 बजे बारिश में नहाने की आदत से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अंजलि सामान लेने के लिए बाहर जाती है। बारिश होने की वजह से अंजलि एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहां वो अपनी भाभी कनिका से मिलती है। अंजलि कैसी हो तुम? इतने समय के बाद मिल रही हो। वैसे आज कितनी तेज बारिश हो रही है ना, तुम्हारा भीगने का मन नहीं कर रहा? बारिश में भीगने का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे इससे नफरत है। लेकिन क्यों, तुम्हें तो बारिश काफी पसंद है ना? अपनी भाभी के पूछने पर अंजलि उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन कनिका काफी हैरान होती है। कनिका सारी बात सुन अंजलि से अब कुछ ऐसा कहती है जिससे वो हैरान हो जाती है। क्या ये करना सही रहेगा? मतलब इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी फ्रेंड के ससुराल वाले भी कुछ इसी तरह से ना पागल थे, उसने भी सेम चीज की थी और अब वो काफी खुश है। घर आते हुए अंजलि रास्ते से एक खुजली का पाउडर लेती है और उसे सभी ससुराल वालों के कपड़ों में छिड़क देती है। अब रात में सब नहाने के बाद जब कपड़े बदलते हैं तो उन कपड़ों को पहनने से उन्हें खुजली शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक हम सबके शरीर में एक साथ खुजली कैसे शुरू हो गई? आप सब लोगों को एक साथ बारिश में जो भीगे थे इसीलिए खुजली शुरू हो गई। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि ये पहली बारिश है, इसमें भीगना नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब अंजलि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छत पर बच्चों के खेलने वाले कंचे डाल देती है। सब लोग बारिश में भीगने के लिए जब छत पर जाते हैं तो उन कंचों की वजह से अचानक मनोरमा और अलका का पैर फिसलता है और दोनों झट से नीचे गिर जाती हैं। आप दोनों ठीक तो हैं? ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अब इस तरह से रात में बारिश में छत पर भीगेंगे तो इस तरह के हादसे तो होंगे ही ना। इसी के साथ अब अंजलि धोए हुए कपड़ों को बिना अच्छे से सुखाए ही उन्हें अलमारी में रख देती है, जिसके चलते अब सभी के कपड़े काफी ज्यादा महकने लगते हैं। अरे भाभी, मेरी सभी कपड़ों में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? आपने क्या इन्हें ठीक से धोया नहीं है? मैंने तो ठीक से धोए थे, लेकिन आप लोग ही बार बार बारिश में भीगते हैं तो कपड़े तो निकलेंगे ही ना, और घर में इतनी जगह भी नहीं है कि सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंजलि ससुराल वाले अभी अपनी बारिश में भीगने की हरकत को नहीं छोड़ रहे थे, जिससे अंजलि अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन अब हर रोज रात में बारिश में भीगना, फिर आकर एसी में सोना, साथ ही दिन में ठंडी ठंडी चीजें खाना, इसका असर अब अंजलि के ससुराल वालों पर होने लगा था, जिससे अब सभी एक साथ काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। पड़ गए ना अब सब लोग एक साथ बीमार। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि बार बार बारिश में मत भीगिए। अगर दिन में भीगते तो भी चलता, लेकिन रात के 12 बजे बारिश में कौन भीगता? अब देख लिया नतीजा। बीमार होने के चलते मैं तो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाया। हो गए मेरे 6 महीने बर्बाद। इस महीने मेरा दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाने का प्लान था, लेकिन अब पता नहीं नॉर्मल रोड ट्रिप पर भी जा पाऊंगी या नहीं। अभी तो आप सब लोग सिर्फ बीमार पड़े हैं, लेकिन अभी भी अगर आप लोगों ने अपनी हरकत को नहीं छोड़ा ना तो एक दिन बहुत पछताओगे। पहली बार इतनी बुरी हालत में खुद को देख अब सभी घर वालों की अकल ठिकाने आ जाती है और अब सभी रात के 12 बजे बारिश में भीगना छोड़ देते हैं। तो वहीं दिन में भी वो सब अब कभी कभार ही बारिश में नहाते हैं। गरीब माँ बाप को मिला सर्वगुण संपन्न अमीर दामाद। भगवान की दुआ से इतने बड़े घर में हमारी बेटी का रिश्ता लगा है। हमें उनके हैसियत के अनुसार ही चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जैसे खाने के आइटम और बढ़ाने होंगे, सामान, गहने और भी बहुत कुछ। सुनिए जी, पहले ही हम बहुत बड़े घर से रिश्ता जोड़ चुके हैं। हमें अपनी औकात से बढ़कर चीज नहीं करनी चाहिए। एक बार लड़के वालों से बात कर लेते हैं। लड़के वाले काफी अच्छे हैं, उन्होंने दहेज भी नहीं मांगा। लड़का भी काफी अच्छा है, वो हमारी परेशानी जरूर समझेंगे। एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए। भाभी, इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ा है, तुमने माना कि वो दहेज नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुम्हारी सारी बात मान लेंगे। बाराती का स्वागत तो उन्हें अच्छे से ही चाहिए होगा, और वो भी चाहेंगे कि बहू सोने से लदी हुई आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दामाद से या लड़के वालों से बात कर लोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अरे दामाद दामाद होता है, वो कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा अपनी नंद की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और एक रात विनोद फैक्ट्री से घर आता है। आशा, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। मैंने तुम्हें बताया था ना अनिल की बेटी की शादी के बारे में। उसका दामाद काफी अच्छा है,
कुछ टाइम पहले अनिल का एक्सीडेंट हो गया था। जानती हो, सारा खर्चा उसके दामाद ने उठाया है। ये बात तो बहुत अच्छी है जी। काश कि हमारा दामाद भी ऐसा ही हो। वैसे भी हमारा बेटा तो है नहीं, पर हम अपने दामाद को ही बेटे की तरह चाहेंगे। माँ, आकाश जी जो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके ही पता चला। विनोद की बातों से आशा को अपने दामाद से उम्मीद होने लगती है और अगले दिन जब आशा अपनी बेटी काजल के साथ शॉपिंग करने जा रही होती है तो अपनी पड़ोसियों के सामने अपने दामाद की तारीफ करती है। बहन, मेरी बेटी का रिश्ता भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह लगा है। लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा, पर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम अपनी बेटी को सब कुछ दे। हाँ बहन, क्यों नहीं। अब हैसियत से बाहर निकलकर बेटी का रिश्ता किया है तो चाहे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर किसी चीज में कसर मत छोड़ना और अपने दिमाग में ये गलतफहमी बाहर निकाल देना कि दामाद कभी बेटा भी बन सकता है। हाँ बहन, वरना जानती हो ना सरला बहन की क्या हालत है। पहले लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा और शादी के बाद बेचारी को परेशान कर दिया। अपने पड़ोसी की बातें सुनकर आशा के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका दामाद भी सरला के दामाद की तरह न निकल जाए। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उनके घर विकास आता है। उसने ये रिश्ता लगाया था। अच्छा हुआ विकास भाई साहब जो आप आ गए। हमने वैसे बैंकेट बुक कर दिया है, बारातियों के स्वागत की सारी अरेंजमेंट कर ली है, सोना भी 2 तोला बनवा लिया है, पर हम शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे पाएंगे। आप एक बार लड़के वालों से पूछ ले कि इन सब से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ विनोद भाई साहब, लड़के वाले इतने अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं मांगा तो आप लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर रखकर इतनी सारी अरेंजमेंट क्यों की? आप तो जानते हैं ना लड़के वाले कितने अमीर हैं। हमने उनको शगुन में 1000 रुपए और एक साड़ी देने का भी बंदोबस्त कर लिया है। विनोद और आशा का डर देख विकास सब समझ जाता है और सारी बात लड़के वालों को बताता है। अगले ही दिन आकाश अपनी माँ सुमित्रा के साथ आता है। माँ, पापा, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते जो इतना सब कुछ कर रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ विकास अंकल ने हमें सब बता दिया। हाँ आशा बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से पहले ही हमारे पास सब कुछ है। हमें तो बस एक संस्कारी बहू चाहिए, बिल्कुल काजल बिटिया की तरह। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं। लड़के वालों की बात सुनकर उनके सिर से एक बोझ हटता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द काजल की शादी हो जाती है। भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। जरूर करिश्मा। बहू, अब तुम आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है और परसों तुम्हें अपने पग फेरे की रस्म के लिए भी जाना है। अपने ससुराल वालों का व्यवहार देखकर काजल को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां सब उसकी तारीफ करते हैं। और अगले दिन आकाश काजल के साथ अपने ससुराल जाता है। माँ, पापा, कोमल, रूपा, पूजा, कैसे हो आप सब? हम बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा अंदर आओ, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वाह, माँ बेटा भी बोल रही है और फॉर्मेलिटी भी निभा रही है। आप क्यों कुछ लाएंगी मेरे लिए? मैं खुद रसोई में जाता हूँ और आप सबके लिए मंचूरियन बनाता हूँ। जीजू, आप खाना बनाओगे? क्यों, मैं नहीं बना सकता? बेटा, तुम दामाद हो और दामाद से कैसे? माँ रहने दो, ये नहीं मानने वाले। आकाश किसी की नहीं सुनता और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाता है। आखिर आपके दामाद का खुद का केटरिंग का बिजनेस है तो मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आकाश का ऐसा बर्ताव देखकर सबको काफी अच्छा लगता है और 2 दिन आकाश अपने ससुराल में रुक उनके साथ काफी एंजॉय करता है और काजल अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। काजल के जाते ही आशा की पड़ोसन आती है। क्या बात है बहन, तुम तो काफी खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, जब दामाद बेटा जैसा मिल जाए तो खुशी तो होगी ही ना। मेरा खुद का बेटा तो नहीं है, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से कम नहीं है। आशा बहन, तुम सच में कितनी भोली हो। ये सब बस शुरुआत में होता है, बाद में देखना कैसे तुम्हारा दामाद असली रंग दिखाता है अपने। तुम कुछ भी कर लो, पर दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता। आशा की पड़ोसन आशा को भड़काकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन
बहू क्या हुआ? तुम एक दो दिन से इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? हाँ भाभी क्या हुआ? आपको अपने घर की याद आ रही है? वो दरअसल माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, मन बहुत घबरा रहा है। क्या माँ बीमार है और तुमने हमें बताया भी नहीं? इस वक्त हमारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं। आकाश, तुम आज ही बहू को उसके मायके ले जाओ। अब बिना कोई देरी करे आकाश काजल को उसके मायके ले जाता है और साथ में अपनी सास के लिए कुछ फल, नारियल पानी आदि भी ले जाता है। अरे काजल बेटा, दामाद जी, आप ये सब क्या है? पापा, हम माँ से मिलने आए हैं। माँ कैसी है? और पापा, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। इतना बोलकर आकाश अपनी सास के लिए कुछ फल काटता है और खुद रसोई में जाकर अपनी सास के लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाता है। माँ, ये खिचड़ी खा लो, फिर हम बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका टेस्ट करवाएंगे। अब आकाश तब तक वहां रहता है। वो खुद अपनी सास का ख्याल रखता है, उसके लिए खाना बनाता है और अपने पैसे से इलाज भी करवाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा, ऐसे ही आते रहना। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे सर्वगुण बेटा जैसा दामाद मिला। माँ, कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। इतना बोलकर काजल आकाश के साथ अपने मायके जाती है। समय गुजरता है और एक दिन कोमल के दिन भी अच्छे घर से रिश्ता आता है और इसी बीच कर्ज वाले विनोद को परेशान करते हैं और अपने पिता को परेशान देख कोमल परेशान हो जाती है और फोन करके सारी बात अपनी बहन को बताती है। दीदी, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी के लिए पापा ने सबसे छुपाकर घर गिरवी रखा था और अब कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं घर आकर, और पापा को अब मेरी शादी की भी चिंता हो रही है। कोमल से बात कर काजल सारी बात आकाश को बताती है और आकाश बिना देर किए और किसी को कुछ बताए काजल को लेकर अपने ससुराल आ जाता है। पापा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब हो गया, क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं? बस अब बहुत हुआ, कोमल की शादी की जिम्मेदारी मेरी है और घर का कर्जा भी मैं ही चुकाऊंगा। इस तरह आकाश अपने गरीब ससुराल का सहारा बनता है तो वहीं सुमित्रा के पड़ोसी घर जाकर सुमित्रा के कान भरती है। यही नतीजा होता है नई नवेली बहू को छूट देने का। तुमने अपने बेटे बहू को इतना सर पर चढ़ा लिया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे को जोरू का गुलाम बना लिया। अरे जब देखो तब ससुराल में ही पड़ा रहता है। सोच समझ कर बोलो, किसी काम से गया है मेरा बेटा? अरे हर हफ्ते ऐसा भी क्या काम कि ससुराल पहुंच जाए। देख लेना, बहुत जल्द खबर आएगी कि बेटा घर जमाई बन गया। इतना बोलकर सुमित्रा की पड़ोसन वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और अब रिश्तेदार सुमित्रा से सवाल करते हैं। अरे सुमित्रा, तू पागल हो गई है? 15 दिन हो गए हैं भला, इतने दिन कौन ससुराल में बैठता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बेटा घर जमाई बन गया? मैं तो कहती हूँ बहू के घर जाकर पकड़ कर ला अपने बहू बेटे को। सुमित्रा लोगों की बातों में आ जाती है और काजल के साथ अपने बहू के मायके जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसका बेटा कर्जदारों को ऑनलाइन उनके पैसे दे रहा है और कोमल का रोका हो रहा है। अरे माँ, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। आप कहती थी ना दामाद को भी बेटा बन के रहना चाहिए। देखो, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। मैंने कोमल का रोका करवा दिया। बहुत जल्दी उसकी शादी की डेट भी निकल आएगी और पापा का सारा कर्जा भी चुका दिया है। हम लोग भी बस यहाँ से निकलने वाले थे। अच्छा हुआ जो आप आ गई, अब साथ में चलेंगे। बहन, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए ऐसा दामाद पाकर। आज मैं गर्व से सीना ठोक कर सभी को बताऊंगी कि मेरा दामाद दामाद नहीं, बेटा है। खुशी में आकर आशा बाहर जाती है और गली की कुछ औरतों को जमा कर उनसे कहती है, तुम लोग कहते थे ना कि दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता, पर मेरा दामाद मेरे बेटे से भी बढ़कर है। अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए इतना ना करता जितना मेरे दामाद ने किया है। सच में आशा, तुम्हारा दामाद तो लाखों में एक है। आशा के घर आकर सुमित्रा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और उसको भी अपने परवरिश पर नाज होता है। जिसके बाद आकाश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर जाता है और बहुत जल्द कोमल की शादी में वापस आता है और बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी निभाता है।